नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है तस्वीर, जिसे लिखा है रमणी मोटाना जी ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे कल तक तुम्हारा जवाब चाहिए, कहकर केशवन घर से बाहर जा चुका था। मालविका में कुछ कहने सुनने की शक्ति नहीं रह गई थी। वह एकटक केशवन को जाते तब तक देखती रही जब तक कि उसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मालविका ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस स्थिति में होगी। केशवन ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था। उसके मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। लेकिन एक तरफ उसका मन नाचने गाने को कर रहा था, तो दूसरी तरफ वह अपने घर वालों की प्रतिक्रिया की कल्पना करके ही परेशान हो रही थी। जब वे सुनेंगे कि मालविका वापस इंडिया लौटकर नहीं आ रही है, तो पहले तो आश्चर्य करेंगे, भुनभुनाएंगे, और जब जानेंगे कि वो तो शादी करने जा रही है, तब तो वे सब गुस्से से फट पड़ेंगे। अरे, इस मालविका को इस उम्र में ये क्या पागलपन सूझा, वे यही कहेंगे। लगता है कि वह सठिया गई है, इस उम्र में घर गृहस्थी बसाने चली है। लोग एक दूसरे से कहेंगे, कुछ सुना तुमने, अपनी मालविका शादी कर रही है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। पता नहीं किस आंख के अंधे गाढ़ के पूरे ने उसे फंसाया है। सचमुच शादी करेगा या शादी का नाटक करके उसे घर की नौकरानी बनाकर रख लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मालविका अपने आप से तर्क किए जा रही थी। क्या केशवन सचमुच उससे प्यार करने लगा था? वो कोई ऐसी परी तो है नहीं कि कोई उसके चेहरे पर या उसके रूप पर मुग्ध हो जाए। उसकी नजरें सामने दीवार पर टंगे आदमकद आईने पर पड़ी। उसका चेहरा तो अभी भी आकर्षक था, पर समय चेहरे पर अपनी छाप छोड़ चुका था। आंखें बड़ी बड़ी थी, पर बुझी हुई। मन में एक उदास भाव निहित था। उसका शरीर छरहरा और सुडौल था, पर उसकी जवानी ढलान पर थी। वह हमेशा इसी कोशिश में रहती थी कि वह किसी की आंखों में न पड़े, इसलिए वह हमेशा फीके फीके रंग के कपड़े पहनती थी, और गहने तो वह नाम मात्र को ही पहनती थी। वह इतने सालों से एक अनाम जिंदगी जीती आई थी। उसकी कोई शख्सियत नहीं थी, कोई अहमियत भी नहीं थी। बड़ी अदना सी इंसान थी वह। वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि केशव ने उसमें आखिर ऐसा क्या देखा कि वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। अगर वह चाहता तो उसे एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की मिल सकती थी। उसने फिर से वह लम्हा याद किया जब केशवन ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था। वह उस पल को बार बार जीना चाहती थी। मालविका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बनोगी? उसने सपाट शब्दों में ही पूछ लिया था, सीधे सीधे। ये क्या कह रहे हैं आप? सुनकर वह स्तब्ध रह गई थी। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, लेकिन आपको लड़कियों की क्या कमी है? एक इशारा करेंगे तो उनकी लाइन लग जाएगी। हाँ, लेकिन तुमने यह कहावत सुनी है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार शादी करके मैं धोखा खा गया हूँ। दोबारा यहाँ की लड़की से शादी करने की हिम्मत नहीं होती। फिर उसने उसे अपनी पहली शादी के बारे में विस्तार से बताया था। नैन्सी उसी अस्पताल में नर्स थी जिसे मैंने यहाँ आकर ज्वाइन किया। मैं इस शहर में बिल्कुल अकेला था, न कोई संगी न कोई साथी। नैन्सी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मुझे अच्छा लगा। मैं उसके यहाँ जाने लगा और धीरे धीरे उसके करीब आता गया। एक दिन हमने शादी का निश्चय भी कर लिया। पहले 4 वर्ष अच्छे गुजरे, पर धीरे धीरे नैन्सी में बदलाव आता गया। वह बेहद आलसी और कामचोर हो गई। दिन भर सोफे पर पड़ी टीवी देखती रहा करती। नतीजतन मोटी होती चली गई। उसे खाना बनाने में भी आलस आता था। जब मैं थका मांदा घर लौटता तो वो मुझे फास्ट फूड की दुकान से लाया एक पैकेट पकड़ा देती। घर की साफ सफाई करने से भी वह कतराती थी। यहाँ तक कि वह हमारी नन्ही बच्ची की ओर भी ध्यान नहीं देती थी। जब मैं कुछ कहता तो हम दोनों में जमकर लड़ाई हो जाती। आखिर तलाक की नौबत आ ही गई। क्योंकि हमारी बेटी कुल 3 साल की ही थी, इसलिए उसे माँ के संरक्षण में भेजा गया। धीरे धीरे नैन्सी मेरी बेटी के कान भर भर कर उसे मेरे से दूर करती गई। बाद में उसने दूसरी शादी भी कर ली। अब मैं अपने एकाकी जीवन से तंग आ गया हूँ।
मुझे शिद्दत से महसूस हो रहा है कि जीवन के संध्या काल में मनुष्य को एक साथी की जरूरत होती है। लेकिन मालविका बोली, आपको तो मालूम है ना कि मैं 40 पार कर चुकी हूँ। तो क्या हुआ, चाहत में उम्र नहीं देखी जाती। इस देश में तुम्हारी उम्र की औरतें अभी भी बन ठन कर और चुस्त दुरुस्त रहती हैं और बढ़िया जिंदगी जीती है। सुनो, मैं तुम्हें सोचने के लिए 24 घंटे का समय देता हूँ। अभी मैं अस्पताल जा रहा हूँ। कल सुबह तक मुझे तुम्हारा जवाब मिल जाना चाहिए। केशवन ने मुस्कुराकर कहा और चला गया। मालविका ने खिड़की के बाहर आंखें टिका दी। मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। उसे अपना गांव याद आया, जहां उसका बचपन बीता था। घर में सम्मिलित परिवार की भीड़, सहेलियों के साथ धमा चौकड़ी मचाना, त्योहार पर सजना धजना, वो दुनिया ही अलग थी। दिन बड़े बेफिक्री और मौज मस्ती के दिन थे। फिर अचानक उसकी शादी की बात चली और देखते ही देखते तय भी हो गई। घर में मेहमानों की गहमा गहमी थी। सारा वातावरण पकवानों की खुशबू और फूलों की महक से ओत प्रोत था। द्वार पर बंधनवार सजे थे। अल्हड़ युवतियों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। सखियां चुहल करने लगी। मालविका को सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। फेरे हो चुके थे। मृदंग की थाप और शहनाई की ऊंची आवाज के बीच में शादी की पारंपरिक रस्में जोर शोर से हो रही थी। अब विदाई की बेला आई तो वर के पिता अनंत राम मालविका के पिता की ओर मुड़े और बोले, श्रीमान जी, पहले जरा काम की बात हो जाए। ये कहकर उन्हें वे एक और ले गए और बोले, हाँ, अब आप हमें वह रकम पकड़ाइए जो आपने देने का वादा किया था। सुनकर नारायण सामी मानो आसमान से गिरे। कौन सी रकम? मैं कुछ समझा नहीं। वाह वाह, आपकी याददाश्त तो बहुत कमजोर मालूम होती है। आपको याद नहीं, जब हम लोग सगाई के लिए आए थे तो आपने कहा था आप 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। ओहो, अब समझा। श्रीमान जी, मैंने कहा था कि मैं बेटी की शादी में 2 लाख रुपया लगाऊंगा, क्योंकि इतनी ही मेरी हैसियत थी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं यह रकम दहेज में दूंगा। बहुत खूब। अब हमें क्या मालूम था कि आपका क्या मतलब था। हम तो यही समझ बैठे थे कि आप हमें 2 लाख रुपए वर दक्षिणा के देने के लिए राजी हुए हैं। तभी तो हमने इस रिश्ते के लिए हामी भरी। नारायण सामी ने उनके गुस्से के आगे हाथ जोड़े। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे सब कुछ साफ साफ कहना चाहिए था। मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। खैर कोई बात नहीं, शायद हमारे समझने में भी भूल हो गई होगी। पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि दहेज की रकम के बिना ये रिश्ता हम कबूल नहीं करेंगे। मेरे डॉक्टर बेटे के लिए लोग 10-10 लाख तक देने को तैयार थे। वो तो मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई थी, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ संबंध करना पड़ा। अब आप जल्दी से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए। नारायण सामी गिड़गिड़ाने लगे। इतना रुपया देना मेरे लिए असंभव है। मैं ठहरा खेतीहर, इतनी रकम कहाँ से लाऊंगा। मुझ पर तरस खाइए। मैंने शादी में अपनी सामर्थ्य से ज्यादा ही खर्च किया है और पैसे जुटाना मेरे लिए कठिन होगा, बल्कि असंभव ही होगा। अरे, जब सामर्थ्य नहीं थी तो अपनी हैसियत का रिश्ता ढूंढा होता। मेरे बेटे पर क्यों लार टपकाई। नारायण स्वामी कातर स्वर में बोले, ऐसा अनर्थ न करे। मैं वादा करता हूँ कि जितने जल्दी हो सकेगा मैं पैसों का इंतजाम करके आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है, आपकी बेटी भी तभी विदा होगी। तभी मालविका के तीनों भाई अंदर घुस आए। आप ऐसा नहीं कर सकते, तीनों भड़क कर बोले। क्यों नहीं कर सकता? अनंतराम भी अकड़ गए। हमारी बहन की आपके बेटे से शादी हो चुकी है। अब वह आपके घर की बहू है, आपकी अमानत है। तो हम कब इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस समय दहेज की बात उठाकर आप क्यों बखेड़ा कर रहे हैं? बताइए तो। क्या आपको पता नहीं कि दहेज लेना कानूनन जुर्म है? अगर हम पुलिस को खबर कर दे तो अभी आप सबको हथकड़ियां पड़ जाएंगी। पुलिस का डर दिखाते हो? अब तो मैं हरगिज बहू को विदा नहीं कराऊंगा। कर लो जो करना हो। ना मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए और ना ही तुम्हारे घर की बेटी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगा, डंके की चोट पर कराऊंगा। हाँ हाँ, जो जी चाहे कर लेना। ये धमकी किसी और को देना। हमारी इकलौती बहन हमें भारी नहीं है कि हम उसके लिए आपके पाँव पर नाक रगड़ेंगे। हमें उसे पालने की शक्ति है। हम उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। ठीक है ठीक है, तुम रखो अपनी बहन को, हम चलते हैं।
मालविका के माता पिता समधी के हाथ पैर जोड़ते रहे, पर उन्होंने किसी की एक न सुनी। वे उसी वक्त बिना खाए पिए बारातियों को समेत लेकर घर से बाहर हो गए। अरे लड़को, तुमने ये क्या कर डाला? शारदा रो रो कर बोली। लड़की के फेरे हो चुके हैं, अब वह पराया धन है, अपने पति की अमानत, उसे हम घर में कैसे बैठा रखेंगे? फिक्र न करो अम्मा, उस धन लोलुप के घर जाकर हमारी बहन दुखी भोगती। वे उसे दहेज के लिए सताते रुलाते। अच्छा हुआ कि उनकी नीयत समय रहते हम लोगों को मालूम हो गई, असलियत समझ में आ गई। लेकिन अब तुम्हारी बहन का क्या होगा? वह ना तो इधर की रही ना उधर की। विवाहित होकर भी उसकी गिनती विवाहित स्त्रियों में नहीं होगी। बेटा, शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही शोभा देती है। चाहे जैसे भी हो, समधी जी की मांगे पूरी करने की कोशिश करो और मालविका को ससुराल विदा करो। अरे अम्मा, तुम बेकार में डर रही हो। हम समधी जी की मांगे अगर पूरी करते रहें तो इस सिलसिले का कभी अंत नहीं होगा। एक बार उनके आगे झुक गए तो वे हमें लगातार दुहते रहेंगे। हमें पक्का यकीन है कि देर सवेर वे अपनी गलती मान लेंगे और मालविका को विदा करके ले जाएंगे। पर वे अपने बेटे की दूसरी शादी की धमकी देकर गए हैं ना बेटा। अरे अम्मा, अगर लड़के वाले अपने बेटे का पुनर्विवाह करेंगे तो हम भी अपनी मालविका का दूसरा विवाह रचा देंगे। यह कहना आसान था, पर कर दिखाना बहुत मुश्किल। दिन पर दिन गुजरते गए और मालविका के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिला। कभी लड़का नजर में पड़ता भी तो वही लेन देन की बात आड़े आ जाती। किसी दुहाजू का रिश्ता था तो वह इन लोगों को न जचता। जब मालविका की उम्र 30 के करीब पहुंची तो रिश्ते आने भी बंद हो गए। उसकी माँ उसकी चिंता में घुलती रही। वे बार बार अपने पति से गिड़गिड़ाती, अजी कुछ भी करो, मेरे गहने बेच दो, ये मकान या खेत गिरवी रख दो, पर लड़की का कुछ तो ठिकाना करो। जवान बेटी को कितने दिन घर में बैठा कर रखोगे? मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। एक बार नारायण सामी लड़कों से चोरी छिपे समधी के घर भी हो आए, पर अपना समूह लेकर ही वापस आ गए। अनंत राम ने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जा चुका है और उसके शीघ्र लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अच्छा होगा कि आप लोग अपनी बेटी के लिए कोई और वर देख लें। अब तो रही सही आशा भी टूट चुकी थी। नारायण सामी गुमसुम रहने लगे। एक दिन फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे स्वर्ग सिधार गए। उनके तीनों बेटे शहर में नौकरी करते थे। बोले, अम्मा, तुम्हारा और मालविका का अब यहाँ गांव में अकेले रहना मुनासिब नहीं। बेहतर होगा कि तुम दोनों हमारे साथ चलकर रहो। बड़े बेटे सुधीर को मुंबई में रेलवे विभाग में नौकरी मिली थी। रहने को अच्छा मकान था। माँ बेटी अपना सामान समेट कर उसके साथ चल दी। माँ ने जाते ही बेटे के घर का चौका चूल्हा संभाल लिया और मालविका के जिम्मे आए दूसरे छिटपुट काम उसने अपने नन्हे भतीजे भतीजियों की देखरेख का काम संभाल लिया। कुछ दिन के बाद उसके मझले भाई का फोन आया। माँ, तुम्हारी बहू के बच्चा होने वाला है। तुम तो जानती हो कि उसकी माँ नहीं है, उसे तुम्हें ही संभालना होगा। हम तो तुम्हारे ही भरोसे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ ने उत्साह से कहा और वे तुरंत जाने को तैयार हो गई। मालविका को भी उनके साथ ही चले जाना पड़ा। अब उनकी जिंदगी का यही क्रम हो गया। बारी बारी से तीनों भाई माँ बेटी को अपने यहाँ बुलाते। माँ के देहांत के बाद मालविका इसी क्रम पर चलती रही। उसके मेहनती और निरीह स्वभाव से सब प्रसन्न थे। उसकी अपनी मांगे तो अत्यंत सीमित थी। उसे किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं थी। उसकी खुद की कोई आकांक्षा नहीं थी। उसके जीवन का ध्येय ही था दूसरों के काम आना। वह हमेशा सबकी मदद करने को तत्पर रहती। उसके भाइयों की देखा देखी उसके अन्य सगे संबंधी भी उसे गरज पड़ने पर बुला लेते। हर कोई उससे कस कस कर काम लेता और अपना उल्लू सीधा करने के बाद उसे वापस टरका देता। मालविका के दिन किसी तरह बीत रहे थे। कभी कभी वह अपने एकाकी जीवन की एक रास्ता से ऊब जाती। जब वह अपनी हम उम्र सहेलियों को अपनी गृहस्थी में रमी देखती, उन्हें अपने परिवार में मगन देखती, तो उसके कलेजे में एक हुक सी उठती। लोगों की भीड़ में वह अकेली थी। जब तब उसका मन अनायास से भर आता और जी करता कि वह फूट फूट कर रोए। पर रोए कब, क्यों, किसके भरोसे? उसके आंसू पोंछने वाला भी तो कोई नहीं था। उसके ससुर के धन लोलुपता और उसके भाइयों के हठ धर्मिता ने उसकी जिंदगी पर कुठाराघात किया था।
अब वह बिना साहिल की नाव के मानिंद डूब उतरा रही थी, उद्देश्यहीन, गतिहीन। मालविका के बड़े भाई सुधीर की बेटी उषा की शादी हो गई और वह अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में जा बसी। जब वह गर्भवती हुई तो उसे मालविका की याद आई। अपने पापा से बोली, पापा, अब किसी तरह बुआ जी को यहाँ भेज दो तो मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। वे घर भी संभाल लेंगी और बच्चे को भी देख लेंगी। यहाँ के बारे में तो पता है ना आपको, बेबी सीटर और नौकरानियां एक एक घंटे के हिसाब से चार्ज करती हैं। इससे तो हमारा दिवाला ही निकल जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए मालविका कभी मना नहीं करेगी, पर कुछ दिनों से वह गठिया के दर्द से परेशान है। अगर तुम लोग उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करा लो तो अच्छा रहेगा। सुना है कि उस देश में बीमार पड़ने पर अस्पताल और डॉक्टर के इलाज में भारी खर्चा होता है। हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। बुआ का बीमा करा लिया जाएगा। बस आप उन्हें जल्दी से जल्दी रवाना कर दें। अब मालविका अमेरिका के लिए रवाना हो गई। उसकी भतीजी उसे एयरपोर्ट पर लेने आई थी। बेटी, तेरे देश में तो बड़ी ठंड है, मालविका ने ठिठुरते हुए कहा। मेरी तो कब कपी छूट रही है। उषा हंस पड़ी। अरे बुआ जी, अपना घर वातानुकूलित है। बाहर निकलो तो कार में हीटर लगा हुआ है। शॉपिंग मॉल में भी टेम्परेचर गर्म रहता है। फिर सर्दी से क्यों घबराना। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, बाहर कदम रखो तो बर्फ में पांव फिसलने का डर रहता है, इसलिए जरा संभल कर ही रहना। फिर उसने मालविका के गले लगकर कहा, बुआ जी तुम आ गई तो मेरी सब चिंता दूर हो गई। अब तुम मुझे वे सारी चीजें बना बना कर खिलाना जिन्हें खाने के लिए मेरा मन ललचाता रहता है। मालविका मुस्कुरा दी। घर पहुंचकर उषा बोली, बुआ, आपका बिस्तर बेबी के रूम में लगा दिया है। जब बेबी पैदा होगा तो शायद रात में एक आध बार बच्चे को दूध की बोतल देने के लिए उठना पड़ेगा। और हाँ, सुबह रस्टी को जरा बाहर ले जाना होगा, क्योंकि आपको तो पता है मेरी नींद आसानी से नहीं खुलती। हाँ, ये रस्टी कौन है। अरे रस्टी हमारा छोटा सा कुत्ता है। कल ही दिलीप उसे खरीद कर लाए हैं। हमने सोचा है कि बच्चे को उसका साथ अच्छा लगेगा। पर बेटी, इतने नन्हे बच्चे के साथ कुत्ता पालना अक्लमंदी है क्या। जानवर का क्या ठिकाना, कभी बच्चे को नुकसान पहुंचा दे तो। अरे नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो नहा के डर रही हैं। वैसे दिलीप जब घर में होंगे तो वही कुत्ते के सारे काम देख लेंगे। कुछ समय के बाद उषा ने एक बालक को जन्म दिया। मालविका ने घर का काम संभाल लिया और बच्चे की जिम्मेदारी भी ले ली। वह दिन भर बहुत सारे काम करती और रात को निढाल होकर बिस्तर पर पड़ जाती। काम तो वह इंडिया में भी करती थी, पर वहां और लोग भी थे उसका हाथ बटाने के लिए। यहाँ तो सारे काम उसकी अकेली पर ही पड़ गए थे। एक दिन सुबह वह बच्चे का दूध बना रही थी कि रस्टी दरवाजे के पास आकर कूं कूं करने लगा। ओह, तुझे भी अभी जाना है मुए, वह झुंझलाई। जब रस्टी ने कूं कूं करना बंद न किया तो मालविका ने बच्चे को पालने में डाला और एक शॉल लपेटकर रस्टी की चेन थामे घर से निकली। पिछली रात बर्फ गिरी थी। सीढ़ियों पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी और सीढ़ियां कांच की तरह चिकनी हो गई थी। मालविका ने हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया और जैसे ही उसका पांव सीढ़ी पर पड़ा, वह फिसल कर गिर पड़ी। उसने उठने की कोशिश की तो उसके पैर में भयानक दर्द हुआ। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे लगा उस भीषण ठंड में धरती पर पड़े पड़े उसका शरीर शायद अब अकड़ जाएगा और उसका दम भी निकल जाएगा। काफी देर के बाद उषा ने द्वार खोला तो उसे वहां पड़ा देखकर उसके मुंह से भी चीख निकल गई। अरे ये क्या हुआ बुआ, तुम कैसे गिर पड़ी। तुम्हें आगाह किया था ना कि बर्फ पर बहुत होशियारी से कदम रखना, वरना पैर फिसलने का डर रहता है। अरे अब जान कर तो नहीं गिरी, उसने कराह कर कहा। रस्टी को जल्दी हो रही थी बाहर जाने की, जल्दबाजी में मेरा पांव फिसल गया। उषा और उसका पति दिलीप उसे अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने मालविका की जांच करके बताया कि इनका टखना टूट गया है, ऑपरेशन करना होगा और हड्डी बैठानी होगी। इसमें कोई $10,000 का खर्चा आएगा। $10,000 सुनकर मालविका की सांस रुकने लगी। उषा, तूने मेरा मेडिकल बीमा करा लिया था ना। हाँ बुआ जी, मैंने दिलीप से कह तो दिया था। क्यों जी, आपने बुआ जी का बीमा करा लिया था ना। ओह, ये बात तो मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर ही गई थी यार। उषा अपने हाथ मलने लगी। यह आपने बहुत बड़ी गलती की जी। अब इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे।
वे इधर उधर फोन घुमाते रहे। आखिर उन्हें एक डॉक्टर मिल गया जो मालविका का ऑपरेशन $3000 में करने को तैयार हो गया। प्लास्टर उतरने वाले दिन उषा अपनी बुआ को अस्पताल ले गई। प्लास्टर उतरने के बाद मालविका ने जब पहला कदम उठाया तो देखा कि उसका टूटा हुआ पैर सीधा नहीं पड़ रहा था। उसके पैर डगमगा गए और वह कुर्सी में गिर पड़ी। हाय, ये क्या हो गया? उसके मुंह से निकला। डॉक्टर ने पैर की जांच की और बोले, लगता है पैर सेट करने में जरा गलती हो गई है। अब जब आप चलेंगी तो आपका एक पैर थोड़ा लंगड़ाता पड़ेगा। आपको छड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, और तो कोई चारा नहीं है। सुनकर मालविका की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। हाय, वह अपाहिज हो गई। अब वह बैसाखियों के सहारे चलेगी। बुढ़ापे में उसे दूसरों के सहारे जीना होगा, दूसरों का आसरा लेना होगा। तभी एक नर्स उसके पास आई। मैडम, आप ओपीडी में चलिए। हमारे अस्पताल में न्यूयॉर्क से एक विजिटिंग डॉक्टर आए हैं जो आपके पैर की जांच करना चाहते हैं। कौन डॉक्टर? मालविका ने अपने आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। डॉक्टर केशवन आए हैं। केशवन? ये कैसा नाम है? जी, वे आपके ही देश के हैं। चलिए, मैं आपको व्हील चेयर में ले चलती हूँ। मालविका का हृदय जोर जोर से धड़क उठा। क्या ये वही थे? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने अपना सिर हिलाया। इस नाम के और भी तो डॉक्टर हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर को देखते ही उसका सारा संशय दूर हो गया। वही है, वही है। उसके हृदय में एक धुन सी बजने लगी। हालांकि मालविका उन्हें पूरे 20 साल बाद देख रही थी, पर उन्हें पहचानने में उसे एक पल की भी देरी नहीं हुई। केशवन का बदन दोहरा हो गया था और सिर के बाल उड़ गए थे, लेकिन चेहरा मोहरा तो वही था। ये छवि तो उसके हृदय में अंकित थी। उसने भावुक होकर सोचा, इनकी तस्वीर तो उसने सहेज कर अपने बक्से में रखी हुई थी। वह हर रोज अकेले में तस्वीर को निकालती, उसे निहारती और उस पर दो चार आंसू बहाती। ये तस्वीर उन दोनों के मंगनी के अवसर पर ली गई थी। एक प्रति मालविका ने सबकी नजर बचाकर चुरा कर अपने पास रख ली थी। उसने सुना था कि केशवन अमेरिका जाकर वहीं के हो गए थे। उसने एक उड़ती हुई खबर ये भी तो सुनी थी कि केशवन ने एक गोरी मेम से शादी कर ली थी, और इस बात से उसके माता पिता बहुत दुखे थे। डॉक्टर केशवन केबिन में आए। मालविका ने उन पर एक भेदी नजर डाली। क्या उन्होंने उसे पहचान लिया था? शायद नहीं। उन्होंने उसका पैर जांचा। आपका ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया गया है, इसीलिए आपकी चाल टेढ़ी हो गई है। दोबारा हड्डी तोड़कर फिर से जोड़नी पड़ेगी। ओह, इसमें तो भारी खर्चा आएगा। मालविका चिंतित हो उठी। डॉक्टर, हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं। हम पहले ही $4000 खर्चे कर चुके हैं। उषा बोल उठी। हम सोच रहे हैं कि इन्हें वापस इंडिया में भेज देते हैं, वहां पर इनका इलाज हो जाएगा। उषा का पति बोला। पैसे की आप चिंता ना करें, केशवन ने कहा। मैं इनका इलाज अपने क्लिनिक में करा दूंगा। एक भारतीय होने के नाते हमें परदेश में एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए। ओह डॉक्टर साहब, आपने हमें उबार लिया। उषा धन्यवाद देते हुए बोली। मैं कल न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। आप कहे तो इन्हें साथ ले जाऊंगा। ऑपरेशन के बाद इन्हें थोड़ा आराम करने की भी जरूरत होगी, फिर ये इंडिया जा सकती है। ऑपरेशन होने के बाद केशव ने पूछा, अब आप क्या करना चाहेंगी? न्यू जर्सी अपने भतीजी के पास रहेंगी या और कहाँ जाऊंगी? मेरा तो और कोई ठौर नहीं है, मालविका ने कहा। तो मेरा एक सुझाव है, यदि अन्यथा न समझे तो आप कुछ दिन मेरे यहाँ रह सकती हैं। आपके यहाँ? मालविका चौंक पड़ी। लेकिन आपकी पत्नी, आपका परिवार? केशवन हंस दिया। मैं अकेला रहता हूँ। विश्वास कीजिए, मुझे आपके रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि इसमें मेरा खुद का एक स्वार्थ है। मैं कभी कभी अपने देश का खाना खाने को तरस जाता हूँ। हो सके तो मेरे लिए एक आध डिश बना दिया कीजिए। और कॉफी का तो मैं बहुत शौकीन हूँ। दिन में 5-6 कप पी लेता हूँ। आप बना दिया करेंगे ना? सुनकर वह हंस पड़ी। वह उससे ढेरों सवाल करना चाहती थी। वह अकेला क्यों था? उसकी बीवी कहाँ थी? लेकिन वह अभी उसके लिए नितांत अजनबी थी, इसलिए उसने चुप्पी साध ली। केशवन के घर आकर उसे ऐसा लगा कि वह अपने मुकाम पर पहुंच गई है। उसे एक फिल्मी गाना याद आया।
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। 2 माह में वह ठीक होकर चलने लगी। इतने दिन में केशवन के घर का चप्पा चप्पा उसका हो गया था। उसने बड़ी जतन से उसे ठीक कर दिया। वह डॉक्टर का एहसान अपनी सेवा करके चुकाना चाहती थी। उधर केशवन की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। लेकिन मालविका ने सोचा, आज उसके जीवन में ये अनहोनी घटी थी। उसका गुजरा हुआ मुकाम फिर लौट आया था। जिस आदमी की तस्वीर को देख देख कर उसने इतने साल गुजारे थे, वह आज उसके सामने खड़ा है, बिल्कुल जीता जागता, और उसे अपनाना चाह रहा था। ये एक चमत्कार नहीं तो और क्या था। उसने अपने लिए थोड़ी सी खुशी की कामना की थी। केशवन ने उसकी झोली में दुनिया भर की खुशी उड़ेल दी थी। भला ऐसा क्यों होता है कि इस भरी दुनिया में केवल एक व्यक्ति हमारे लिए अहम बन जाता है? उसने सोचा, ऐसा क्यों लगता है कि हमारा जन्म जन्मांतर का साथ है? हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक चुंबकीय शक्ति हमें उसकी ओर खींच ले जाती है। हर पल उस मनुष्य की शक्ल देखने को ही जी करता है। उससे बातें करने के लिए मन लालायित रहता है। उसकी हर एक बात, हर एक आदत मन को भाती है। उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है, व्यर्थ लगने लगता है। उसकी छुअन शरीर में एक सिहरन पैदा करती है। तन मन में एक मादक एहसास होता है और हमारा रोम रोम पुकार उठता है, यही है मेरे मन का मीत, मेरा जीवन साथी। इस मनुष्य की तस्वीर के सहारे उसने इतने साल गुजार दिए थे। आज वह उसके सामने प्रार्थी बनकर खड़ा था, उससे प्यार की याचना करते हुए। क्या वह इस मौके को गंवा देगी? नहीं, उसने सहसा तय कर लिया। नहीं, वह केशवन का प्रस्ताव जरूर स्वीकार ही कर लेगी। अगर उसने ये मौका हाथ से निकल जाने दिया तो फिर वह जिंदगी भर पछताएगी। उसके हाथ कुछ नहीं रहेगा। आज तक वह औरों के लिए जीती आई थी, अब वह अपने लिए जिएगी। और रही उसके परिवार की बात, तो उन्हें अच्छा लगे चाहे बुरा, उन्हें उसके निर्णय को स्वीकार करना ही होगा। घड़ी का घंटा बज उठा तो उसकी तंद्रा भंग हुई। ओह, वह बीते हुए दिनों की यादों में कितनी खो गई थी कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। वह उठी और उसने एक एक करके सारे घर के काम निपटाने शुरू किए। उसने कमरों की सफाई की। आज उसे इस घर में एक अपनापन महसूस हो रहा था। हर एक वस्तु पर बड़ा प्यार आ रहा था। उसने केशवन के कपड़े करीने से लगाए, बगीचे से फूल लाकर कमरों में सजाए। उसकी निगाहें घड़ी की ओर लगी रही। जैसे ही घड़ी में 10 बजे, घर का मुख्य द्वार खुला और केशवन ने प्रवेश किया। ओहो, वह एक कुर्सी में पसर कर बोला, आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज सुबह 3 ऑपरेशन करने पड़े। मालविका के मन में केशवन पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसने कॉफी का प्याला आगे बढ़ाया। ओह, थैंक्स। वह कॉफी के घूंट भरता रहा और साथ ही उसे भी एक टक देखता रहा। उसकी एक टक नजर से वह तनिक से असहज हो गई। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ। आज तुम्हारे चेहरे पर एक नई आभा है, एक लुनाई है, एक अजीब अजीब सा प्यारा सा सलोनापन है। ये काया पलट क्यों कर हुई? वह लजा गई। क्या आप नहीं जानते? शायद जानता हूँ, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसके मुंह से लज्जावश बोल न निकले। मालविका, कल मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उसका जवाब क्या है? बोलो, हाँ कि ना। मालविका ने धीरे से कहा, हाँ। केशवन ने उठकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। मालविका, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मालूम था कि तुम मेरा प्रस्ताव नहीं ठुकराओगी, तभी मैंने तुम्हारे लिए यह अंगूठी पहले से ही खरीद कर रखी थी। उसने जेब से एक मखमली डब्बी निकाली और उसमें से एक हीरे की चमचमाती हुई अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में पहना दी। मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना चाहता था। वह क्या? केशव ने अपना हाथ आगे किया। मालविका चिहुक उठी। अरे, उसे लगा वह रंगे हाथों पकड़ी गई है। अरे, वह हकलाने लगी। ये तस्वीर तो मेरे बक्से में थी। ये आपको कहाँ से मिली? ये तस्वीर मैंने आपके बक्से से नहीं ली मैडम, ये तो मेरी मेज की दराज में पड़ी रहती है। मालविका अवाक उसकी ओर देखने लगी। शर्म से उसकी कनपटियां लाल हो रही थी, गालों पर गुलाब खिल गए थे। मालविका की प्रतिक्रिया देखकर केशवन हंस पड़ा। अरे पगली,
जिस तरह तुमने हमारी मंगनी के अवसर पर ली गई ये तस्वीर संभाल कर रखी थी, उसी तरह मैंने भी एक तस्वीर मौका पाकर उड़ा ली थी। इसे जब तब देखकर तुम्हारी याद ताजा कर लिया करता था। मालविका झेप गई। ओह, तो आप जान गए थे कि मैं कौन हूँ? और नहीं तो क्या। तुमने क्या सोचा कि मुझे अनजान लोगों का मुफ्त इलाज करने का शौक है? उस दिन अस्पताल में तुम्हें मैं पहली नजर में ही पहचान गया था। तुम्हें भला कैसे भूल सकता था? आखिर तुम मेरा पहला प्यार थी। और आपने यह बात मुझसे इतने दिनों तक बड़ी होशियारी से छिपाए रखी। उसने मीठा उलाहना दिया। और करता भी क्या। तुम्हारा आगा पीछा जाने बगैर मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं या नहीं। तुम्हें अचानक अपने सामने देखकर तो मैं चकरा गया था। फिर जब तुम्हें रोते हुए देखा तो कारण जान लिया। उसके बाद में तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया। जब हमारी बातों के दौरान ये पता चला कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और नहीं तुम्हारे जीवन में और कोई पुरुष ही आया है, तो मैंने तुम्हें फिर से अपना बनाने का निश्चय कर लिया। मेरा तुम्हें अपने घर में बुलाने का भी यही मकसद था। मैं तो तुम्हारा मन टटोलना चाहता था। मैं चाहता था हम दोनों में नजदीकियां बढ़े, हम एक दूसरे को जाने और परखे। और जब मैंने जान लिया कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई कड़वाहट नहीं, कोई मन मुटाव नहीं, तब मेरी हिम्मत बढ़ी। फिर मैंने तुमसे शादी करने की ठान ली। मालविका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। इतने बड़े संयोग की वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। केशवन ने उसे बाहों में भींच लिया। एक बार भारी गलती की थी कि अपने पिता का विरोध न कर सका और तुम्हें खो दिया। शादी के बाद घर पहुंचकर मैंने अपने पिता से बहुत बहस की, पर वे यही कहते रहे कि उन्होंने मेरी पढ़ाई पर अपनी सारी पूंजी लगा दी और ये रकम वे कन्या पक्ष से वसूल करके ही रहेंगे। तब मैंने भी गुस्से में भरकर अमेरिका जाने की ठान ली, जहां से ढेर सारे डॉलर कमाकर अपने पिता को भेजकर उनकी धन लोलुपता को शांत कर सकूं। उसके बाद नैन्सी मेरे जीवन में आई और फिर मैंने तुम्हें भुला देना चाहा, लेकिन भुला न सका। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। अब मैं तुमसे शादी करके इसका प्रतिकार करना चाहता हूँ। मालविका, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों का मिलन अवश्यंभावी था? किसी अज्ञात शक्ति ने ही हमें एक दूसरे से मिलाया है। नहीं तो ना तो तुम अमेरिका आती और ना गिरती और ना हम यूं में अचानक मिलते। केशवन ने मालविका के आंसू पोंछे। ये समय इन आंसुओं का नहीं है मैडम, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। मालविका, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो कुछ बीत गया उसे भुला दो और भावी जिंदगी की सोचो। हमें एक दूसरे का साथ मिला तो हम बाकी जिंदगी हंसते खेलते गुजार देंगे। कल ही हम अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर भी शादी के लिए हमें दो चार चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ही। मसलन नई साड़ी, मंगलसूत्र वगैरह वगैरह। मंगलसूत्र मेरे पास है। अरे, वो कैसे? ये देखिए, मैं आपका दिया हुआ मंगलसूत्र हमेशा अपने गले में पहने रहती हूँ। ये 20 साल से एक कवच की तरह ही मेरे गले में पड़ा हुआ है। सच? केशवाहन उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। उसने झुककर मालविका का मुंह चूम लिया। मालविका का सर्वांग सिहर उठा। उसे लगा कि उसका शरीर एक फूल की तरह खिलता जा रहा है। वह केशवन के आगोश में सिमट गई। उसे अपनी मंजिल जो मिल गई थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी तस्वीर, जिसे लिखा था रमणी मोटाना जी ने। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बड़ी पसंद आई होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और प्यारा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।